Hello, this is Homo Mind. Let's learn together. You need to watch this if you struggle with feeling disconnected or restless in today's world. हमारी तेज रफ्तार दुनिया में एक अजीब सी बेचैनी ने कई दिलों में अपनी जगह बना ली है। और नहीं, ये सिर्फ सोमवार की सुबह की बात नहीं है। यह थोड़ा असंतुलित महसूस करना है, जैसे आपकी भावनाएं वाईफाई सिग्नल की तरह कभी आती हैं, कभी जाती हैं। हमारी व्यस्त जिंदगी की सतह के ठीक नीचे सिमरिंग करती रहती है। हम इसे हर जगह देखते हैं। लोग एक पल खुश महसूस करते हैं और अगले ही पल बिना किसी वजह के दुखी हो जाते हैं। मूड स्विंग्स अब ये सिर्फ मौसम के लिए नहीं है। उन्हें अपनी जिंदगी से एक अजीब सा डिस्कनेक्शन महसूस होता है, जैसे वे सिर्फ एक किरदार निभा रहे हों और ऑस्कर की कोई उम्मीद भी नहीं। यह सिर्फ एक बुरा दिन होने से कहीं ज्यादा है। ये तो जैसे बुरे दिनों की नेटफ्लिक्स सीरीज है, सीजन कभी खत्म ही नहीं होता। यह एक लगातार आध्यात्मिक बेचैनी है, एक ऐसी भावना कि कुछ फंडामेंटल ठीक नहीं है, जैसे आपकी आत्मा को भी मंडे ब्लूज हो गए हों। यह मॉडर्न मलेज फुसफुसाता है कि हम अपनी ही त्वचा में या अपनी ही दुनिया में सही मायने में घर पर नहीं है, जैसे एयरबीएनबी बुकिंग गलत हो गई हो। इससे एक सूक्ष्म लेकिन लगातार आंतरिक उथल-पुथल की स्थिति पैदा होती है। यह अनमोड महसूस करने की भावना आधुनिक अस्तित्व की टैपेस्ट्री में एक कॉमन थ्रेड है, और ये थ्रेड अक्सर उलझा हुआ ही मिलता है। हम लगातार जानकारी, अपेक्षाओं और सोशल मीडिया पर दूसरों की क्यूरेटेड परफेक्शन से बम्बार्डेड रहते हैं। और हाँ, उन परफेक्ट ब्रेकफास्ट बोल्स को देखकर भूख भी लगती है। यह हमें ऐसा बनने के लिए एक गहरा दबाव पैदा करता है जो हम नहीं हैं। जैसे हर दिन फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो, बाहर से फ्लॉलेस, अंदर से बफरिंग। इसका परिणाम हमारे सच्चे स्व और उस स्व के बीच एक गहरा अलगाव है जिसे हम दुनिया को दिखाते हैं, जैसे व्हाट्सएप डीपी और असली फोटो में फर्क। हम अपनी कमजोरियों के चारों ओर दीवारें बनाते हैं, अपनी मानी हुई खामियों को छिपाते हैं और पर्याप्त न होने का एक गुप्त बोझ उठाते हैं, जैसे स्कूल में होमवर्क भूल गए हों। यह आंतरिक विभाजन आध्यात्मिक बेचैनी का मूल सार है। आत्मा का एक विखंडन जो हमें अलग-थलग, चिंतित और गहरा अकेला महसूस कराता है। भले ही हम लोगों से घिरे हों, क्राउड में भी अकेले, जैसे वाईफाई हो पर नेटवर्क न मिले। हम में से कई इन भावनाओं को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें काम, डिस्ट्रैक्शंस या मनोरंजन से दबा देते हैं। फिर भी वे बनी रहती हैं, जैसे स्पैम ईमेल्स। काल्मी के क्षणों में खालीपन की भावना लौट आती है, जैसे फ्रिज खोलो और उसमें कुछ न मिले। ऐसा लगता है जैसे हमारा आंतरिक स्व हमें एक संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है, भाई थोड़ा ध्यान दे लो। ध्यान और उपचार के लिए एक गुहार। यह व्यक्तिगत विफलता का संकेत नहीं है, कोई फेल नहीं हुआ, बस सिस्टम अपडेट चाहिए। बल्कि यह हमारे समय का एक सामूहिक लक्षण है, मॉडर्न ईरा का ग्रुप प्रोजेक्ट। आधुनिक समाज की संरचना इंडिविजुअलिज्म, कंपटीशन और मटेरियल सक्सेस पर उसके जोर के साथ अक्सर आत्मा को भूखा रखती है, और कोई सोल फूड डिलीवरी ऐप भी नहीं। हम अपने गहरे स्व से, ऑथेंटिक तरीकों से एक दूसरे से और प्राकृतिक दुनिया से जुड़ना भूल गए हैं, जैसे पुराने दोस्त जिनका नंबर खो गया हो। इस कनेक्शन की कमी हमारी भावनात्मक अस्थिरता की जड़ है, जैसे वाईफाई के बिना स्मार्टफोन। होम्योपैथी अपनी गहरी समझ में यह समझती है कि ये भावनात्मक और आध्यात्मिक लक्षण हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से अलग नहीं हैं, सब एक ही फैमिली ग्रुप में हैं। वे सभी वाइटल फोर्स में गड़बड़ी की अभिव्यक्ति है, वह ऊर्जा जो हमारे पूरे अस्तित्व को एनिमेटेड और बैलेंस्ड करती है, जैसे मोबाइल में बैटरी लो हो जाए। जब यह वाइटल फोर्स बाधित होती है तो हम सभी स्तरों पर डिसीज का अनुभव करते हैं। मन, शरीर और आत्मा सबको छुट्टी चाहिए। डिस्कनेक्टेड, मूडी और ओवरवेल्म्ड होने की भावनाएं सिर्फ साइकोलॉजिकल क्वर्क्स नहीं हैं, वे महत्वपूर्ण संकेत हैं, जैसे गाड़ी में फ्यूल लाइट ब्लिंक करना। वे हमें एक गहरे असंतुलन की ओर इशारा करने वाले साइन पोस्ट्स हैं, जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है, वरना रास्ता भटक सकते हैं। इन संकेतों को सुनकर हम सच्चे उपचार की ओर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं, अपने फ्रैगमेंटेड सेल्फ को फिर से जोड़ने
और अपनी आंतरिक दुनिया में सद्भाव बहाल करने की यात्रा। और हाँ, इस सफर में थोड़ा हंसना भी जरूरी है। होम्योपैथी की वास्ट मटीरिया मेडिका में कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो एक खास दौर के स्पिरिट के साथ परफेक्टली रेजोनेट करती हैं। हमारे समय के लिए ऐसी ही एक रेमेडी रिमार्केबल क्लैरिटी के साथ चमकती है, थूजा ऑक्सीडेंटलिस। अर्बोरविटी या जीवन के पेड़ से निकली थूजा अपने माइंड और स्पिरिट पर गहरे असर के लिए लंबे समय से जानी जाती है। ट्रेडिशनली इसे साइकोटिक माइज्म से जोड़ा जाता था, जो ओवरग्रोथ, एक्सेस और कंसीलमेंट से जुड़ी कंडीशन से संबंधित थी। लेकिन इसका एप्लीकेशन उससे कहीं आगे बढ़ गया है। आज होम्योपैथ थूजा स्टेट को मॉडर्न साइकी के मिरर के रूप में देख रहे हैं, जो हमारे समाज में इतने सारे लोगों को परेशान करने वाली फ्रेगमेंटेशन और स्पिरिचुअल एलियनेशन की गहरी भावनाओं को दर्शाता है। थूजा का कोर थीम स्प्लिट या डिवाइडेड होने की भावना के इर्द गिर्द घूमता है। थूजा की जरूरत वाले व्यक्ति को अक्सर अपने इनर सेल्फ और आउटर वर्ल्ड के बीच एक गहरा अलगाव महसूस होता है। उन्हें ऐसा लग सकता है जैसे वे दो हिस्सों से बने हैं, एक फ्रैजाइल सीक्रेट सेल्फ जिसे वे छिपाते हैं और एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड पर्सना जिसे वे दूसरों को दिखाते हैं। इससे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एंजाइटी की कांस्टेंट स्टेट बनती है। वे फाउंड आउट होने के डर में जीते हैं, इस बात से टेरिफाइड रहते हैं कि अगर लोगों ने उनके ट्रू फ्लॉड सेल्फ को देखा तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा। यह भावना सिर्फ एक सिंपल इनसिक्योरिटी नहीं है, यह अगली, विकेड या फंडामेंटली अनएक्सेप्टेबल देखे जाने का एक गहरा एग्जिस्टेंशियल ड्रेड है, एक सीक्रेट जिसे उन्हें हर कीमत पर छिपाना होगा। यह इनर स्प्लिट कई तरह के इमोशनल और मेंटल सिम्टम्स में मैनिफेस्ट होता है। थूजा पेशेंट बहुत सीक्रेटिव और सस्पिशियस हो सकता है, हमेशा यह महसूस करता है कि दूसरे उनके बारे में बात कर रहे हैं या उन्हें जज कर रहे हैं। उन्हें अनरियलिटी की एक स्ट्रेंज सेंस महसूस हो सकती है, जैसे कि उनका बॉडी और माइंड अलग हैं, या जैसे वे एक ड्रीम में जी रहे हैं। यह डिस्कनेक्शन, कंफ्यूजन, कंसंट्रेट करने में कठिनाई और यह भावना पैदा कर सकता है कि उनके विचार उनके अपने नहीं हैं। उन्हें ऐसा लग सकता है कि उनके अंदर कुछ जीवित है जो उनसे अलग है। एक क्लासिक थूजा डिल्यूजन। यह इंटरनल फ्रैगमेंटेशन की अल्टीमेट एक्सप्रेशन है, जहां सेल्फ के हिस्से इतने एलियन महसूस होते हैं कि उन्हें अंदर एक फॉरेन प्रेजेंस के रूप में माना जाता है। एक रेमेडी के रूप में थूजा इस इंटरनल गैप को धीरे से भरने का काम करती है। यह सिम्टम्स को दबाती नहीं है, बल्कि वाइटल फोर्स को, अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में मदद करती है। यह इंटीग्रेशन के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में काम करती है, व्यक्ति को अपने हिडन, रिजेक्टेड हिस्सों को एम्ब्रेस करने में मदद करती है। सीक्रेट शेम और फियर पर लाइट डालकर थूजा सेल्फ एक्सेप्टेंस की प्रक्रिया को शुरू करने की अनुमति देती है। यह व्यक्ति को अधिक होल, अधिक कनेक्टेड और अपने स्वयं के बीइंग में अधिक एट होम महसूस करने में मदद करती है। इस तरह थूजा केवल स्पेसिफिक सिम्टम्स के लिए एक मेडिसिन के रूप में ही नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल और इमोशनल रियूनिफिकेशन के लिए एक प्रोफाउंड टूल के रूप में काम करती है। मॉडर्न डिस्कनेक्शन के फॉग में एक सच्चा बीकन। मैं आपको मिसेस देश पांडे की कहानी सुनाता हूँ, एक 45 साल की महिला जो मेरे क्लिनिक में अपने हाथों और चेहरे पर लगातार होने वाले मस्से की समस्या के साथ आई थीं। उन्होंने कई तरह के इलाज करवाए थे, लेकिन मस्से बार बार वापस आ जाते थे, जिससे उन्हें बहुत परप्लेक्सिटी होती थी। हालांकि जैसे जैसे वह बोलती गईं, ये साफ हो गया कि मस्से तो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। उनका असल दुख तो इमोशनल था। उन्होंने बताया कि वह लगातार लो मूड में रहती थीं, जिसमें कभी कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन भी होता था। उन्हें अपनी अपीयरेंस को लेकर बहुत शर्माती थी और उन्हें यकीन था कि लोग हमेशा उनके मस्से घूरते रहते हैं, उन्हें जज करते हैं। उन्होंने सोशल गैदरिंग से बचना शुरू कर दिया था। उन्हें लगता था कि उन्हें खुद को दुनिया से छिपाकर रखना चाहिए। जैसे जैसे मैंने उनकी कहानी को और गहराई से सुना, एक क्लासिक थूजा पिक्चर सामने आने लगी।
मिसेस देशपांडे ने बताया कि कई सालों से उन्हें ऐसा लगता था कि वह दोहरी जिंदगी जी रही हैं। अपने परिवार और कॉलीग्स के लिए वह एफिशिएंट, ऑर्गेनाइज्ड और हमेशा कंट्रोल में रहती थीं, लेकिन अंदर ही अंदर वह कैओटिक और वर्थलेस महसूस करती थीं। ऐसा लगता है कि एक अच्छी मैं है जो काम पर जाती है और एक बुरी मैं है जिसे मैं अंदर बंद रखती हूँ। उन्होंने कांपती हुई साउंड में बताया, मुझे बहुत डर लगता है कि एक दिन लोग मेरी असली बदसूरत मैं को देख लेंगे। ये गहरा अलगाव, ये सीक्रेट शेमफुल सेल्फ होने की फीलिंग जिसे छिपाना पड़ता है, थूजा स्टेट की पहचान है। उनकी स्किन पर मौजूद मसे सिर्फ बदसूरत और अनएक्सेप्टेबल होने की उनकी इनर फीलिंग का बाहरी रूप थे। उनकी हिस्ट्री से पता चला कि उनका पालन पोषण बहुत नियम से हुआ था, जहां परफेक्शन की डिमांड थी और किसी भी इमोशनल एक्सप्रेशन को वीकनेस माना जाता था। उन्होंने बहुत कम उम्र से ही अपनी असली फीलिंग्स को दबाना और दुनिया के सामने एक परफेक्ट फसाड पेश करना सीख लिया था। छिपाने की इस जीवन भर की आदत ने उनके साइकी में एक गहरा विभाजन पैदा कर दिया था। वह अपनी ही इमोशन से डिस्कनेक्टेड महसूस करती थीं, जेन्युइन खुशी या दुख का अनुभव नहीं कर पाती थीं। उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनके और बाकी दुनिया के बीच एक शीशे की दीवार खड़ी है, जिससे उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता था। अलग, कमजोर और पूरी तरह से रियल न होने की यह फीलिंग थूजा पेशेंट की पहचान है, जिन्हें अक्सर ऐसा लगता है जैसे उनका शरीर और आत्मा ठीक से जुड़े हुए नहीं हैं। मैंने उन्हें थूजा 200C की एक खुराक दी। अगले कुछ महीनों में बदलाव रिमार्केबल थे। न केवल मस्से छोटे होकर गायब होने लगे, बल्कि उनकी इमोशनल स्टेट में भी एक गहरा बदलाव आया। उन्होंने बताया कि वह ज्यादा होल और कम डिवाइडेड महसूस कर रही थी। उन्हें लगातार देखे जाने और जज किए जाने की फीलिंग कम होने लगी। उन्होंने अपनी ही स्किन में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करना शुरू कर दिया और उन दोस्तों से फिर से जुड़ गईं जिनसे वह बच रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे रेमेडी ने उन्हें अंदर की दीवार को तोड़ने में मदद की थी, जिससे वह अपने उन हिस्सों को स्वीकार कर पाईं जिन्हें उन्होंने इतने लंबे समय तक छिपा कर रखा था। मिसेस देशपांडे की जर्नी दिखाती है कि कैसे थूजा हमारे अंदर के गहरे विभाजन को ठीक कर सकता है, न केवल फिजिकल हेल्थ बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल इंटेग्रिटी को भी रिस्टोर कर सकता है। थूजा की हीलिंग पावर सिर्फ इंसानों तक ही लिमिटेड नहीं है। इसके प्रिंसिपल्स एनिमल किंगडम तक भी खूबसूरती से फैले हुए हैं, जहां इमोशनल प्रॉब्लम भी उतनी ही रियल है। लियो नाम के एक छोटे डचन का केस लेते हैं। उसके ओनर्स उसे मेरे पास लाए थे क्योंकि वह सेपरेशन एंजाइटी से बहुत परेशान था। जब भी वे घर से बाहर जाते थे, चाहे कुछ मिनटों के लिए ही क्यों न हो, लियो बहुत रोता था, फर्नीचर चबाता था और घर के अंदर ही यूरिनेट करता था। उसे एक परसिस्टेंट, ड्राई, स्केली स्किन प्रॉब्लम भी थी जो नॉर्मल वेटरनरी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही थी। फैमिली बहुत परेशान थी और डॉग भी क्लियरली बहुत स्ट्रेस और डर में था। लियो को ऑब्जर्व करते हुए मैंने देखा कि वह बहुत फियर पोक और सस्पिशियस था। वह अपने ऑनर के पैरों के पीछे छिप जाता था और किसी भी अचानक मूवमेंट या आवाज से डर जाता था। वह हमेशा फिरा हुआ लगता था, जैसे उसे हर पल कुछ बुरा होने की उम्मीद हो। उसके ओनर्स ने बताया कि वह एक रेस्क्यू शेल्टर से आया था और उसकी लाइफ की शुरुआत मुश्किल रही थी, हालांकि डिटेल्स पता नहीं थीं। ट्रॉमा की यह हिस्ट्री, उसकी लगातार एंजाइटी और सस्पिशियस नेचर के साथ मिलकर मुझे थूजा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। एनिमल्स भी इंसानों की तरह ये फील कर सकते हैं कि दुनिया अनसेफ है और उन्हें सरवाइव करने के लिए अपने सच्चे वल्नरेबल सेल्फ को छिपाना होगा। एनिमल्स में थूजा स्टेट अक्सर एक्सट्रीम एंजाइटी, मिसट्रस्ट और छिपने की टेंडेंसी के रूप में दिखाई देती है। वे अपने पैक या फैमिली से डिस्कनेक्टेड फील कर सकते हैं, भले ही उन्हें उनकी प्रेजेंस की बहुत इच्छा हो। लियो का बिहेवियर इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल था। जब उसे अकेला छोड़ा जाता था तो उसके डिस्ट्रक्टिव एक्शंस किसी बदमाशी के काम नहीं थे, बल्कि अबंडनमेंट के डर का एक फ्रेंटिक एक्सप्रेशन था।
उसे लगता था कि जब उसकी फैमिली चली जाएगी तो उसकी नाजुक दुनिया खत्म हो जाएगी। ये डीप सीटेड इनसिक्योरिटी, अनवांटेड या पीछे छूट जाने की यह फीलिंग एक आउटसाइडर की तरह फील करने के ह्यूमन थूजा थीम से बहुत मैच करती है। स्केली स्किन उसकी इमोशनल स्टेट की एक फिजिकल ईगो थी, एक प्रोटेक्टिव आर्मर जैसे लेयर उस दुनिया के खिलाफ जिसे वह हॉस्टाइल मानता था। थूजा की एक डोज के बाद लियो का ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे लेकिन लगातार हुआ। कुछ हफ्तों के भीतर उसके ओनर्स ने बताया कि जब वे जाने की तैयारी करते थे तो वह काफी शांत रहता था। रोना कम और कम इंटेंस हो गया। समय के साथ उसने डर में छिपने के बजाय सावधानी से क्यूरियोसिटी के साथ स्ट्रेंजर्स को ग्रीट करना शुरू कर दिया। उसकी स्किन प्रॉब्लम भी ठीक होने लगी। उपाय से उसे दुनिया में अपनी सिक्योरिटी और ट्रस्ट की भावना वापस मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे थूजा ने उसे एक डीप एनर्जेटिक लेवल पर यह समझने में मदद की कि वह सेफ और लव्ड है। लियो की कहानी एक मार्मिक रिमाइंडर है कि अकेलापन और डर की फीलिंग्स यूनिवर्सल हैं और होम्योपैथी सभी जीवों, चाहे वे बड़े हों या छोटे, की सोलों को ठीक करने में मदद कर सकती है। 1, 2, 3 थूजा की स्थिति केवल पर्सनल ट्रॉमा से ही पैदा नहीं होती, यह मॉडर्न लाइफ के बहुत ज्यादा प्रेशर से भी बढ़ सकती है, खासकर यंग लोगों में। मुझे आनंद का केस याद है, एक ब्रिलियंट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो मेरे पास बहुत ज्यादा एंजाइटी और ब्रेन फॉग से परेशान होकर आया था। वह अपनी थीसिस पूरी करने में स्ट्रगल कर रहा था, पूरी तरह से ओवरवेल्म और कंफ्यूज्ड फील कर रहा था। उसने मुझे बताया, मेरे विचार सब उलझे हुए हैं। उसने आगे कहा, ऐसा लगता है जैसे वे मेरे अपने नहीं हैं। ऐसा है जैसे किसी और ने उन्हें मेरे दिमाग में डाल दिया है। यह अजीब सिम्टम, यह फीलिंग कि किसी के विचार विदेशी या थोपे हुए हैं, थूजा के लिए एक बहुत स्ट्रांग इंडिकेटर है जो एक गंभीर इंटरनल डिस्कनेक्ट की ओर इशारा करता है। आनंद ने एक इम्पोस्टर होने की व्यापक फीलिंग बताई। अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स के बावजूद उसे यकीन था कि वह एक धोखेबाज था और जल्द ही बेनकाब हो जाएगा। उसे अपने डिपार्टमेंट में एक आउटसाइडर जैसा महसूस होता था, यह मानते हुए कि उसके साथी और प्रोफेसर उसे सीक्रेटली नीचा देखते थे। इस वजह से वह अपने रिसर्च के बारे में बहुत सीक्रेटिव हो गया। उसे डर था कि कोई उसके आइडियाज चुरा लेगा या उसके काम का मजाक उड़ाएगा। वह एक एक सेंटेंस को दोबारा लिखने में घंटों बिताता था, इस आइडिया से ऑब्सेस्ड था कि वे परफेक्ट नहीं थे। इस ऑब्सेसिव सीक्रेसी और जजमेंट के डर ने उसे पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया था, जिससे वह अकेले निराशा और मेंटल पैरालिसिस की स्थिति में डूब गया था। अलग और धोखेबाज होने की यह फीलिंग, ईमानदारी से कहूँ तो, हमारे हाइपर कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में बढ़ती जा रही है। यंग लोगों को अक्सर सक्सेस और कॉन्फिडेंस की इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए पुश किया जाता है, जबकि वे अपने डाउट और स्ट्रगल को छिपाते हैं। सोशल मीडिया और प्रोफेशनल लाइफ में एक परफेक्ट पर्सनल ब्रांड बनाने का प्रेशर उन्हें एक दिखावा करने के लिए मजबूर करता है, एक कंस्ट्रक्टेड सेल्फ जो अक्सर उनकी सच्ची फीलिंग्स के ऑपोजिट होता है। ये क्लासिक थूजा स्प्लिट बनाता है। आनंद के लिए यूनिवर्सिटी का माहौल एक ऐसी जगह बन गया जहां उसे ब्रिलियंस का नकाब पहनना पड़ता था, जबकि सीक्रेटली वह इनएडेक्वेट और खोया हुआ महसूस करता था। उसका दिमाग गहरे संघर्ष की स्थिति में बस बंद होने लगा। आनंद को थूजा देना उसके मेंटल प्रिजन को अनलॉक करने के लिए एक चाबी देने जैसा था। इस रेमेडी ने इंटरनल क्रिटिक को शांत करने में मदद की, जो उसे कहता था कि वह एक धोखेबाज है। धीरे धीरे उसके दिमाग में छाए बादल छंटने लगे और उसके विचार साफ होने लगे और फिर से उसे अपने लगने लगे। उसने यह देखना शुरू किया कि उसके जज किए जाने के डर ज्यादातर इंटरनल प्रोजेक्शन थे। उसे अपने सुपरवाइजर के साथ अपने रिसर्च पर चर्चा करने की हिम्मत मिली और उसे सपोर्ट मिला, मजाक नहीं। आनंद का केस बताता है कि कैसे थूजा इम्पोस्टर सिंड्रोम की बहुत मॉर्फियन प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, व्यक्तियों को अपनी कथित कमियों को इंटीग्रेट करने और अपने ऑथेंटिक सेल्फ से फिर से जुड़ने में मदद करता है, जिससे न केवल उनकी मेंटल क्लैरिटी बल्कि दुनिया में उनके बिलोंगिंग का सेंस भी रिस्टोर होता है।
थूजा को सच में समझने के लिए हम इसे ज्योतिष के लेंस से देख सकते हैं, खासकर प्लूटो ग्रह के साथ इसके कनेक्शन से। ज्योतिष में प्लूटो अंडरवर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, रहस्यों का क्षेत्र, शक्ति, परिवर्तन और वह सब जो सतह के नीचे छिपा हुआ है। यह हमारे उन हिस्सों को नियंत्रित करता है जिन्हें हम दबाते और इनकार करते हैं, हमारे सबसे गहरे डर, शर्म और इच्छाएं। प्लूटो के थीम्स हैं मृत्यु और पुनर्जन्म, नई चीजों के लिए पुरानी संरचनाओं को तोड़ना। प्लूटो की एनर्जी इंटेंस, ट्रांसफॉर्मेटिव और अक्सर अनकंफर्टेबल होती है, जो हमें खुद के अंदर और सोसाइटी के अंदर के अंधेरे का सामना करने के लिए मजबूर करती है ताकि हम इवॉल्व हो सकें। थूजा की स्थिति और प्लूटो की एनर्जी के बीच का कॉरेस्पॉन्डेंस स्ट्राइकिंग है। थूजा का पेशेंट प्लूटोनियन दुनिया में रहता है। वे रहस्यों से घिरे रहते हैं, एक गहरी शर्म से परेशान रहते हैं जिसे उन्हें हर कीमत पर छिपाना होता है। यह स्केलेटन इन द क्लोजेट मेंटालिटी है। उन्हें लगता है कि उनके अंदर कुछ डार्क या करप्ट है, उनका एक ऐसा हिस्सा जो कभी दिन का उजाला नहीं देखना चाहता। यह टैबू और रिप्रेस्ड पर प्लूटो के शासन को दर्शाता है। विभाजित होने का एहसास, एक सीक्रेट सेल्फ होने का एहसास, अपनी खुद की साइकी के एक अनजाने हिस्से के साथ रहने का अनुभव है। एक ऐसा हिस्सा जिसे प्लूटो की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सतह पर लाना चाहती है। हम शायद एक प्लूटोनियन युग में जी रहे हैं। समाज वर्तमान में छिपी हुई चीजों को उजागर करने की एक मैसिव प्रक्रिया से गुजर रहा है। संस्थाओं में भ्रष्टाचार, लंबे समय से चली आ रही रूढ़िवादिताएं और सिस्टमिक अन्याय सभी को प्रकाश में लाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी की बढ़ती कलेक्टिव मांग के कारण सीक्रेट्स को ग्लोबल स्केल पर उजागर किया जा रहा है। यह सामाजिक स्तर का अपहीवल व्यक्तिगत साइकी में एक पावरफुल रेजोनेंस पैदा करता है। बहुत से लोग इंटरनल कैओस और एक्सपोजर का अनुभव करते हैं, जैसे कि उनकी अपनी निजी शर्म और असुरक्षाएं उनके आसपास की दुनिया से परिलक्षित हो रही हैं। यह कलेक्टिव अनकवरिंग थूजा की स्थिति को बढ़ा सकता है, जिससे व्यक्ति अपने से कहीं अधिक वल्नरेबल, सस्पिशियस और फ्रैगमेंटेड महसूस करते हैं। यह कनेक्शन हमें यह समझने में मदद करता है कि थूजा हमारे समय के लिए इतना रेलेवेंट रेमेडी क्यों बन रहा है। यह डिस्क्लोजर के युग का रेमेडी है, एक ऐसा युग जहां प्राइवेट और पब्लिक के बीच की रेखा धुंधली हो रही है। यह एक्सपोज्ड महसूस करने से आने वाली एंजाइटी, देखे जाने की पैरानोया और अपने फ्लॉज को उजागर होने की गहरी शर्म को संबोधित करता है। थूजा व्यक्ति को इस इंटेंस ट्रांसफॉर्मेटिव प्रक्रिया को नेविगेट करने में मदद करता है। यह प्लूटो द्वारा उत्पन्न होने वाले आंतरिक अंधेरे का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है, डर के साथ नहीं, बल्कि हीलिंग और रीबर्थ की संभावना के साथ। यह शैडो को इंटीग्रेट करने का रेमेडी है, व्यक्तिगत स्तर पर और शायद सामूहिक स्तर पर भी। थूजा का असली काम फिर से जोड़ना है। यह हमारे अंदर की सबसे गहरी जगह पर काम करता है, ताकि उन सभी टुकड़ों और बंटवारों को ठीक कर सके जिनसे हमें इतना इमोशनल और स्पिरिचुअल दुख होता है। जिस व्यक्ति को थूजा की जरूरत होती है, वह टूटा हुआ महसूस करता है, जैसे उनका मन, शरीर और आत्मा एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। वे अपनी भावनाओं से, अपने शरीर से और अपने आसपास की दुनिया से कटे हुए महसूस करते हैं। यह अलगाव ही उनकी चिंता, उलझन और निराशा का कारण है। थूजा एक स्पिरिचुअल गोंद की तरह काम करता है, जो खुद के इन टूटे हुए हिस्सों को धीरे धीरे एक साथ जोड़कर एक पूरा और एकजुट रूप देता है। यह व्यक्ति को फिर से पूरा महसूस करने में मदद करता है। फिर से जुड़ने की यह प्रक्रिया खुद को अपनाने से शुरू होती है। थूजा की स्थिति खुद के बुरे या बदसूरत हिस्सों को छिपाने की लगातार कोशिश से बनी रहती है। इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और इससे हमेशा तनाव बना रहता है। थूजा उस शर्म को खत्म करने में मदद करता है जो इस सीक्रेसी को बढ़ाती है। यह व्यक्ति को अपनी कमियों, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी पिछली गलतियों, अपनी छिपी हुई भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देखने की अनुमति देता है। इन शैडो एस्पेक्ट्स को कॉन्शियसनेस की रोशनी में लाने से यह रेमेडी उनकी शक्ति को खत्म कर देती है।
व्यक्ति को अब छिपने की जरूरत नहीं होती और जो एनर्जी छिपाने में इस्तेमाल हो रही थी उसे हीलिंग और ग्रोथ की तरफ मोड़ा जा सकता है। जैसे जैसे यह अंदरूनी इंटीग्रेशन होता है, बाहरी दुनिया के साथ रिश्ता भी बदल जाता है। थूजा पेशेंट का शक और पैरानोया इस डर से पैदा होता है कि दूसरे उनके छिपे हुए शर्मनाक सेल्फ को देख लेंगे। एक बार जब वे इस सेल्फ को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं तो बाहरी जजमेंट का डर कम हो जाता है। वे अब अपनी खुद की सेल्फ क्रिटिसिज्म को दूसरों पर प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। दुनिया से उन्हें अलग करने वाली एक कांच की दीवार का एहसास खत्म होने लगता है। वे ज्यादा खुले, ज्यादा असली और सच्चे रिश्ते बनाने में ज्यादा सक्षम हो जाते हैं। यह एक अलग व्यक्ति बनने के बारे में नहीं है, बल्कि ज्यादा सच्चे रूप से खुद बनने और उस सच्चे सेल्फ को दिखने देने के बारे में है। आखिरकार थूजा आशा और अर्थ की भावना को फिर से जगाने में मदद करता है। जब हम टूटे हुए होते हैं तो जिंदगी एक उलझा हुआ और फिरावना सपना लग सकती है। हम खोया हुआ महसूस करते हैं, बिना किसी कंपास के जो हमें रास्ता दिखाए। हमें अपने कोर सेल्फ से फिर से जोड़ने में मदद करके थोड़ा स्पष्टता और उद्देश्य की भावना लाता है। हम अपने विचारों और भावनाओं पर फिर से भरोसा करना शुरू कर देते हैं। हम अपने शरीर में ज्यादा ग्राउंडेड और अपने जीवन में ज्यादा प्रेजेंट महसूस करते हैं। बाहरी होने का एहसास फीका पड़ जाता है और उसकी जगह एक शांत अपनेपन का एहसास ले लेता है। यही गहरा हीलिंग है जो थूजा देता है। टूटे हुए से पूरे होने तक का सफर, शर्म से खुद को अपनाने तक का और अलगाव से जीवन के साथ एक गहरे और स्थायी कनेक्शन तक का सफर। इमोशनल इंस्टेबिलिटी और स्पिरिचुअल डिस्कम्फर्ट के समय को नेगेटिव, अवॉइड करने वाला या जल्दी से दबाने वाला मानना नेचुरल है। हम अपनी एंग्जाइटी, अपनी मूडीनेस और डिस्कनेक्शन की फीलिंग्स को ऐसी प्रॉब्लम मानते हैं जिन्हें सॉल्व करना है। हालांकि एक डीपर, ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से इन स्ट्रगल्स को वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज के तौर पर देखा जा सकता है। ये रैंडम अफ्लिक्शंस नहीं हैं, बल्कि ये हमारे इनर सेल्फ के मैसेजेस हैं जो हमें अटेंशन देने के लिए बुला रहे हैं। ये इशारा करते हैं कि जिस तरह से हम जी रहे हैं वह अब हमारी ट्रू नेचर के साथ अलाइनमेंट में नहीं है। ये अनकंफर्टेबल फीलिंग्स असल में पर्सनल ग्रोथ और डीप हीलिंग की जर्नी पर निकलने का इनविटेशन है। जब हम फ्रेगमेंटेड या एक इम्पोस्टर की तरह महसूस करते हैं, जैसा कि थूजा स्टेट में देखा जाता है, तो ये एक साइन है कि हमने जो मास्क पहन रखे थे उनसे हम बड़े हो गए हैं। हमने दुनिया में नेविगेट करने के लिए जो दिखावा बनाया है वह हमारी इवोल्विंग सोल के लिए बहुत कंस्ट्रिक्टिंग हो गया है। हमें जो डिस्कम्फर्ट महसूस होता है वह सोल की ऑथेंटिसिटी के लिए एक ज्यादा ऑनेस्ट और इंटीग्रेटेड तरीके से होने के लिए एक पुकार है। इन फीलिंग्स का विरोध करने के बजाय हम उन्हें सुनने का ऑप्शन चुन सकते हैं। हम खुद से पूछ सकते हैं, मैं अपना कौन सा पार्ट छुपा रहा हूँ? कौन सा डर मेरी परफेक्ट होने की नीड को चला रहा है? कौन सी सच्चाई का सामना करने से मैं फियरता हूँ? इन सवालों का ईमानदारी से जवाब देना हमारे खुद के खोए हुए हिस्सों को वापस पाने की दिशा में पहला कदम है। ये अंदर की जर्नी हमेशा आसान नहीं होती। हमें उन शैडोज का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए जिन्हें हमने लंबे समय से इग्नोर किया है। लेकिन इसी कन्फ्रंटेशन में हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनती है। एंग्जाइटी का हर पल प्रेजेंस और सेल्फ कंपैशन का अभ्यास करने का एक मौका बन सकता है। अकेलेपन की हर फीलिंग हमारी अपनी इनर वर्ल्ड से ज्यादा गहराई से जुड़ने का इन्विटेशन बन सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में रेमेडी थूजा एक जेंटल गाइड के रूप में काम करती है। ये हमारे लिए काम नहीं करती, लेकिन ये बिना ओवरवेल्म हुए हमारे इनर डीमंस का सामना करने के लिए जरूरी एनर्जेटिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये हमारे हाथ को स्थिर करने में हेल्प करती है जब हम खुद को फिर से एक साथ जोड़ने का पवित्र काम शुरू करते हैं। अपनी स्ट्रगल्स को ग्रोथ के अवसरों के रूप में देखने से हीलिंग का हमारा पूरा एक्सपीरियंस बदल जाता है। अब ये सिर्फ सिम्टम्स से छुटकारा पाने के बारे में नहीं है, ये ज्यादा होल बनने की एक क्रिएटिव और एम्पावरिंग प्रोसेस बन जाती है। मस्ते, एंग्जाइटी, कंफ्यूजन, ये सब हमारी स्टोरी का हिस्सा बन जाते हैं। उस रास्ते पर लाकर हमें वापस हमारे पास ले गए।
ये पर्सपेक्टिव हमें अपनी पीड़ा में मीनिंग खोजने और उसे न केवल ठीक होकर बल्कि ज़्यादा समझदार, ज़्यादा कंपैशनेट और ज़्यादा ऑथेंटिक ह्यूमन बनकर उभरने की परमिशन देता है। मॉडर्न वर्ल्ड की बीमारी सिर्फ एक अभिशाप नहीं बल्कि एडवेंचर के लिए एक कॉल है, अंदर की जर्नी पर जाने और उस कंप्लीटनेस को फिर से खोजने की कॉल जो हमेशा अंदर इंतजार कर रही थी। हम बदलाव और अनिश्चितता के दौर में जी रहे हैं, एक ऐसा समय जो अक्सर हमें इमोशनली अनस्टेबल और स्पिरिचुअली अड्रिफ्ट महसूस कराता है। डिस्कनेक्टेड, मूडी, कंफ्यूज्ड और अकेला महसूस करना कोई पर्सनल फीलिंग नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया में हो रहे गहरे बदलावों का एक रिफ्लेक्शन है। जैसा कि हमने होम्योपैथिक रेमेडी थूजा के लेंस से एक्सप्लोर किया है, ये भावनाएं अक्सर हमारे अंदर एक गहरे स्प्लिट से पैदा होती हैं। उस व्यक्ति के बीच एक डिवीजन जिसका हम दिखावा करते हैं और उस व्यक्ति के बीच जो हम वास्तव में हैं। अपनी परसीव्ड फ्लॉज और सीक्रेट्स को छिपाने का बोझ एक ऐसी इनर टर्मोइल पैदा करता है जो इमोशनल डिस्ट्रेस और फिजिकल इलनेस दोनों में मैनिफेस्ट हो सकता है। श्रीमती देशपांडे, अकेले डकसुंड लियो और ग्रेजुएट स्टूडेंट आनंद की कहानियाँ हमें इस आधुनिक मलेज के कई चेहरे दिखाती हैं। चाहे वह शर्म से पैदा हुए वॉट्स के रूप में दिखाई दे, अबैंडनमेंट से पैदा हुई एंग्जाइटी या इम्पोस्टर सिंड्रोम से पैदा हुआ मेंटल फॉग, अंडरलाइंग थीम एक ही है, फ्रैगमेंटेशन और एलियनेशन का एक दर्दनाक एहसास। ये उदाहरण बताते हैं कि हमारे इनर मोस्ट स्ट्रगल्स हमारी दुनिया में और यहाँ तक कि एनिमल किंगडम में भी दिखते हैं। वे रिकनेक्शन की एक यूनिवर्सल नीड को उजागर करते हैं, खुद में पूरा और कंफर्टेबल महसूस करने के लिए एक रास्ते की। रेमेडी थूजा इंटीग्रेशन की इस यात्रा के लिए एक पावरफुल सिंबल और टूल का काम करता है। होम्योपैथी थूजा जैसे रेमेडीज के साथ हीलिंग का एक जेंटल येट प्रोफाउंड पाथ प्रदान करती है। यह केवल सरफेस सिम्टम्स का इलाज नहीं करती है, बल्कि हमारे वाइटल फोर्स में डिसीज की जड़ को एड्रेस करती है। यह इनर स्प्लिट्स को ठीक करने में मदद करती है, सेल्फ एक्सेप्टेंस को बढ़ावा देती है और हमारे ऑथेंटिक सेल्फ को उभरने देती है। हालांकि अकेले दवा हमेशा पूरा जवाब नहीं होती है। होलनेस की यात्रा को एक होलिस्टिक अप्रोच से सबसे अच्छा सपोर्ट मिलता है। मेडिटेशन, जर्नलिंग, प्रकृति में समय बिताना या भरोसेमंद दोस्तों या थेरेपिस्ट्स के साथ ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस में शामिल होना स्पिरिचुअल और इमोशनल हीलिंग के लिए जगह बना सकता है। ये प्रैक्टिसेस हमें अपनी इनर वॉइस को सुनने और उसकी विजडम का सम्मान करने में मदद करती है। इसलिए इन टर्बुलेंट टाइम्स हमें अपने प्रति जेंटल रहना चाहिए। हमें अपने इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को कमजोरियों के रूप में नहीं, बल्कि ग्रोथ की ओर इशारा करने वाले संकेतों के रूप में देखना चाहिए। खोया हुआ या टूटा हुआ महसूस करना कोई एंड पॉइंट नहीं है, वे होलनेस की ओर लौटने का स्टार्टिंग पॉइंट है। मदद मांगकर, चाहे वह होम्योपैथी की सटल विजडम के माध्यम से हो या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के कंपैशनेट सपोर्ट के माध्यम से, हम इस यात्रा को करेज और होप के साथ नेविगेट कर सकते हैं। हम अपने सभी रिश्तों को एम्ब्रेस करना सीख सकते हैं, अपने इनर डिविजन्स को ठीक कर सकते हैं और अपनी फ्रैगमेंटेड दुनिया में पीसफुल बैलेंस और ऑथेंटिक कनेक्शन का स्थान पा सकते हैं।